1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर सिग्नेचर किए थे। इन्हीं के सिग्नेचर के बाद हमें आज़ादी मिली थी। बाद में 1956 में जब क्लेमेंट एटली भारत आए तब बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती के मेहमान बने। पीवी चक्रवर्ती ने एटली से भारत की आज़ादी के कारण पूछे। एटली ने कहा, भारतीय सैनिकों के विद्रोह और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के भारत में घुस जाने के डर ने हमें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। चक्रवर्ती ने कहा, और गांधी जी का कितना प्रभाव था? एटली ने कहा, बहुत कम, उनका प्रभाव तो ना के बराबर था। तो आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। हेलो दोस्तों, माय नेम इज कविता गौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। जानकीनाथ बोस बड़े वकील होने के कारण अपने काम में व्यस्त रहते थे। इनके घर में सेवक और बावर्ची भी रहते थे। सुभाष बाबू जब छोटे थे तो इनका समय अधिकतर घर के सेवक और बावर्ची के साथ गुजरता था। परिवार के सदस्यों की तरह रह रहे सेवक इन्हें खिलाते पिलाते और कहानियां सुनाकर सुलाते थे। सुभाष बाबू को भूतों की कहानी सुनने में बहुत मजा आता था, परंतु ये भूतों की कहानी से डरते भी थे और अकेले नहीं सोते थे। इनका बावर्ची खुद को भूतों का दोस्त बताकर तरह तरह के करतब दिखाता था। यह डरने के बावजूद भी कहानी सुनाने की जिद करते थे। हालांकि उम्र के साथ साथ इनका डर खत्म हो गया था। बॉस बचपन से ही दयालु और समाज सेवक प्रवृत्ति के थे। बचपन में इनके घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। वे देखते रहते थे कि वह हमेशा भीख मांगती थी और उनके फेस पर हमेशा दर्द दिखाई देता था। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उनका दिल दहल जाता था। वो सोचते थे कि भिखारिन से मेरी हालत कितनी बेहतर है। यह सोचकर वे खुद पे एक शर्म महसूस करते थे। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है। और उन्होंने यह ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना होगा। उनके घर से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर था। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते थे उनमें बस का किराया भी था। उस बुढ़िया की मदद करने के लिए वह पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे पैसे वह बुढ़िया को देने लगे। वह डेली अपने स्कूल का लंच आधा बचाकर उस बुढ़िया को देते थे। कहते हैं इनका हृदय बहुत विशाल था। जब भारत में प्लेग से लोग मर रहे थे तब भी इन्होंने बड़ी शिद्दत से सबकी मदद की थी। और तो और जिनकी इनसे दुश्मनी थी, यह उन लोगों की भी मदद करते थे। एक बार बंगाल में बहुत बाढ़ आ गई थी। काफी गांव बाढ़ में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस समय भी यह कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए थे। एक दिन जब बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए घर से निकल रहे थे तब उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? सुभाष ने कहा, पिताजी मैं बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जा रहा हूँ। जानकीनाथ बोस बोले, सुभाष लोगों की मदद करना अच्छी बात है, परंतु दुर्गा पूजा चल रही है। अपने यहाँ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें तुम्हारा मेरे साथ होना आवश्यक है। सुभाष ने कहा, पिताजी आजकल चारों ओर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में मेरे दिमाग में तो केवल एक ही विचार हर समय रहता है, किस तरह लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए। और आगे कहा, मेरे लिए दीन दुखियों में ही माँ दुर्गा का वास है। उनकी यह बात सुनकर पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशाव कॉलेजिस्ट स्कूल से हुई। इसके बाद इनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च से दर्शन शास्त्र में स्नातक की थी। यह पढ़ाई में बहुत होशियार थे, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे और बाद में ICS
इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इनके पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था। ये पहले भारतीय थे जो आईसीएस बने। 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में कर दी थी और चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस जी जो ठान लेते थे वह करके दिखाते थे। बाद में इन्होंने सोचा जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है उन्हीं के साथ काम नहीं कर सकता। 1921 में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। ये खबर पूरे देश में फैल गई। सब सोचने लगे ऐसा कौन है जिसने इतनी बड़ी नौकरी को लात मार दी। अंग्रेजों ने बोला ऐसा इंडियन हमने पहली बार देखा है जिसने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। घर वालों ने भी बहुत समझाया पर ये नहीं माने। इन्होंने कहा मेरा जन्म देश को बचाने के लिए हुआ है। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेना मेरे लिए संभव नहीं था। लोग इनसे मिलना चाहते थे कि ऐसा कौन है जिसने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। जब ये मुंबई आए तो इन्हें मिलने के लिए हजारों की भीड़ आ उमड़ी। उस वक्त उन्हें खुद पर और विश्वास हो गया था कि बिना कुछ करे इतने सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो मैं पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, लेकिन बोस गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी और बोस के विचार अलग अलग थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। बोस का मानना था कि अहिंसा के बल पर आजादी नहीं मिल सकती। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। गांधी जी के कहने पर इन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। बाद में इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। 1928 में ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड एरविन ने गांधी जी और नेहरू को डोमिनियन स्टेटस के लिए सहमत करा लिया था। अब मैं आपको बता दूं कि डोमिनियन स्टेटस भी एक प्रकार की आजादी है जिसमें कुछ शर्तें रखी होती हैं। गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया। बॉस को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और कहा मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। बॉस ने गांधी और नेहरू को समझाया कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप स्वायत्त समुदाय तो हो जाएंगे, सरकार भारतीय चलाएंगे, परंतु पॉलिसी ब्रिटेन देगी। हम खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। इस तरह उन्होंने गांधी और नेहरू को कन्विंस कर दिया। नेक्स्ट ईयर लाहौर अधिवेशन में 1930 को पूर्ण स्वराज्य के लिए झंडा फहरा दिया गया। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। उसी समय वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था। इसमें विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में सेंट्रल पावर जर्मनी, इटली, जापान और दूसरी तरफ एलाइड पावर इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, सोवियत यूनियन थे। बॉस को लगा कि एक तरफ इंग्लैंड वर्ल्ड वार 2 में बिजी है, अगर मैं इस समय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ रणनीतियां बनाऊं तो ये कमजोर पड़ सकते हैं। इन्होंने यह योजना गांधी जी को बताई। गांधी जी को इनकी योजना पसंद नहीं आई। गांधी जी ने बॉस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दोबारा इलेक्शन की मांग की और इनके विपक्ष में साउथ के सीतारामैया को खड़ा किया। सीतारामैया को अपना कैंडिडेट बनाकर सबको बताया कि सीतारामैया जीतेगा, समझो मैं जीतूंगा, और सीतारामैया को जिताने के लिए पूरी कोशिश की। इलेक्शन के नतीजों से गांधी जी हैरान हो गए। सीतारामैया को 1375 सीटें मिली और सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीटें मिली। इससे यह सिद्ध हुआ कि गांधी से ज्यादा बॉस की लोकप्रियता हो गई थी। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। कहा बॉस की जीत मेरी हार है। अध्यक्ष बनने के बाद गांधी जी इनका हर नीतियों में विरोध करने लगे और गांधी ने इन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा। बॉस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। बॉस ने गांधी जी से कहा हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा मकसद एक ही है। बाद में कांग्रेस सरकार ने बॉस को सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर अंग्रेजों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। यह करीब 1 साल में 11 बार जेल में बंद रहे। जब यह जेल से बाहर आए तो ब्रिटिश सरकार ने इनके विचारों को देखते हुए इनके घर पर भी सीआईडी लगा दी थी।
लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से वेश बदलकर घर से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। उनका मानना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। बाद में बॉस ने अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। जब बॉस हिटलर के आवास पर मिलने पहुंचे, इस दौरान एक बहुत ही मनोरंजक घटना घटी। उस समय हिटलर ने बॉस को एक कमरे में बैठाया था। हिटलर ने अपने कुछ अंगरक्षक रखे हुए थे जो ठीक हिटलर की तरह ही दिखते थे। उनको पहचानना बहुत कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम हिटलर, मैं हिटलर हूँ। बॉस ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हैं, मुझे हिटलर से मिलना है। वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसने भी बॉस के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, आई एम हिटलर। नेताजी ने फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते, मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर एक व्यक्ति ठीक उसी तरह की वेशभूषा में आया और बॉस के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में किसी भी तरह की दीवार नहीं रखना चाहता। हिटलर बहुत कठोर व्यक्तित्व के माने जाते थे। उनके सामने इतनी हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। बॉस की हिम्मत भरी बात सुनकर हिटलर ने दस्ताने उतार दिए और हाथ मिलाया। जब हिटलर ने बॉस से पूछा कि उन्होंने हिटलर को कैसे पहचाना, इस पर बॉस ने कहा कि पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया था, जबकि जो व्यक्ति मिलने आता है वह पहले हाथ बढ़ाता है। बॉस की इस बात से हिटलर हैरान हो गए। इसके बाद बॉस ने नॉर्थ अफ्रीका में गिरफ्तार किए गए भारतीय कैदियों की रिहाई की मांग की। फिर बॉस ने कहा, हमारे देश से 3 लाख भारतीय फौजी को आपने पकड़ रखा है, जिन्हें इंग्लैंड आपके खिलाफ लड़ाने के लिए लाया था। उन्हें छोड़ दीजिए और मुझे दे दीजिए, हम आपकी तरफ से उनको इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ा देंगे। हिटलर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ये मुझसे लड़ने आए थे, अब ये मेरा साथ कैसे दे सकते हैं। बॉस ने कहा, ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें इस बात के लिए सहमत कर दूंगा, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। हिटलर ने उनके ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर उनको एक मौका दे दिया। बॉस की एक खूबी और थी कि वो भाषण बहुत खतरनाक देते थे। उनके भाषण से मुर्दे भी जाग जाते थे। बॉस ने उन सारे भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काकर लड़ने के लिए सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा तैयार कर दिया था। उनके अंदर पूरा देशभक्ति का जुनून भर दिया था। इस घटना को देखकर हिटलर दंग रह गए। हिटलर ने इतना प्रभावशाली व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार देखा था। उसी वक्त हिटलर ने बॉस को नेताजी की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस ही थे। हिटलर ने कहा, अब इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के लिए इन्हें जापान भेज दिया। वहां इन सभी की ट्रेनिंग हुई। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसलिए 21 अक्टूबर को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो युद्ध के बाद लगभग 45,000 भारतीय सैनिक को पकड़कर बंदी बना लिया था। उसके बाद नेताजी ने उन 45,000 भारतीय सैनिकों को भी अपनी फौज में शामिल कर लिया था। बाद में इसमें वर्मा और मलाया स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आजाद हिंद फौज में करीब 2600 सैनिक उत्तराखंड के भी थे। नेताजी उत्तराखंडियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, धर्म और हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। इस तरह उनकी फौज की संख्या करीब 85,000 हो गई थी। उस दौर में जब दुनिया में महिलाओं को कोई अधिकार तक प्राप्त नहीं था, उन विपरीत परिस्थितियों में भी नेताजी ने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी। दोस्तों, क्या आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस की एक मुंह गोली बहन भी थी, जिनका नाम नीरा आर्या था, जो रानी झांसी रेजिमेंट में थी। इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता के लिए काफी योगदान दिया। यह बहुत वीर और साहसी थी।
इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। दोस्तों, नीरा आर्य के बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको नीरा आर्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बताएंगे। बाद में इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार जापानी सैन्य अधिकारियों ने नेताजी से कहा कि जापानी सेना आजाद हिंद फौज सेना से अधिक होशियार है, इसलिए जब भी आजाद हिंद सेना के सैनिक अपने सामने जापानी सेना अधिकारियों को मिले तो पहले वह अभिवादन करे। नेताजी गर्म होकर भड़क उठे, बोले इसका मतलब यह है कि आजाद हिंद सेना का दर्जा जापानी सेना से नीचे है? ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों को एक साथ अभिवादन करना चाहिए। नेताजी को गुस्से में देखकर जापानी फौज के अधिकारियों ने तुरंत उनका निर्णय स्वीकार कर लिया। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। यह सरकार हिंदुस्तान की पहली आजाद सरकार बनी। अपनी सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष पद नेताजी ने अकेले संभाला। इनकी इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड आदि देशों में मान्यता दे दी थी। जापान ने नेताजी को अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दे दिया। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम शहीद एवं स्वराज द्वीप नाम रख दिया। दोस्तों, अभी 2018 में मोदी सरकार ने अंडमान द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा है। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया था। नेताजी ने 1943 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रंगून के जुबली हॉल में आने को कहा। यहाँ आसपास के कई देशों से भारी संख्या में भारतीय पहुंचे थे। सभी ने खूब चंदा दिया। चंदे में करीब 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। इन पैसों को संभालने के लिए 1943 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम आजाद हिंद बैंक रखा। उसके बाद इन्होंने अपनी करेंसी जारी कर डाली। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा भी अपने नाम के सिक्के निकालते थे, उसी तरह नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के लिए जापान और जर्मनी की सहायता से नोट छपवाए थे। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कोहिला, पलेल आदि प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वर्मा के रंगून जुबली हॉल में पहुंचे। सभा में हजारों लोग बैठे थे। नेताजी के द्वारा दिया गया भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज अपने शीश फूल की तरह चढ़ा देने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून की 1-2 बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उसमें मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो दूं। सभा में बैठे हजारों लोग प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने उमड़ पड़े। नेताजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करने हैं। जिन्हें अपने प्राणों का मोह न हो और जो आजादी के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो, वह अपने खून से हस्ताक्षर करे। नेताजी की बात सुनकर सबसे पहले 17 भारतीय युवतियां आगे आई और अपने कमर पर लटकी छुरियां निकालकर झट से अपनी उंगली काटकर अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने लगी। उन्हें देखकर सभी लोग आगे आने लगे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। नेताजी ने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। 1944 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा और वर्मा में युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। अगर इनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती और यह आजादी के बाद भी जीवित होते तो हमारे देश की स्थिति आज कुछ अलग ही होती। आज भी इनका नाम सुनते ही हर कोई ऊर्जा से भर जाता है।
इतना विराट व्यक्तित्व जिनके लिए शब्द ही कम पड़ जाए। हमारे देश का हर एक व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमेशा ऋणी रहेगा और यह ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे।